हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड गर्ल्स बॉयज। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग वैदिक काल को समाप्त करने को लेकर लास्ट वीडियो अंतिम वीडियो लेकर आए हैं जो कि वैदिक काल से संबंधित है। इसका अंतिम वीडियो होगा ये। चलिए इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या है। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। एक बात और बता देना चाहते हैं आपसे कि चिल्लाने से बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं, इसके वजह से हम धीरे और धीमा आवाज़ में बोलते हैं। यहाँ अगर हम एनर्जी दिखाएंगे तो आप लोगों को रोमांच कर सकते हैं थोड़ा बहुत देर के लिए, जैसे कि फिल्म में एक्टिंग किया जाता है, लेकिन चिल्लाने से कोई पर्पस है नहीं। तो वो एनर्जी हम दूसरे जगह लगाकर आप लोगों को और बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कंटेंट पे ध्यान दीजिए। और आप लोगों का एनर्जी है जो है यहाँ कम, और अगर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो फिजिकल में ज़्यादा लगने वाला है। तो इस सब चीज़ों को समझना है थोड़ा, यहाँ किस तरह से एनर्जी को बचा के रखना है आपको। ये चीज़ें हम बता रहे हैं। चलिए उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में जान लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन जैसे माना जाता है कि ऋग्वेद से जिस काल की जानकारी मिलती है उसको ऋग्वैदिक काल बोला जाता है। और तीन बाकी जो वेद हैं हमारे हिंदू धर्म के, उनसे जो जानकारी मिलती है उसको उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है, जो कि 1000 से 600 ईसा पूर्व के आसपास तक उस काल को माना जाता है। ठीक है। तो उत्तर वैदिक कालीन में क्या क्या मुख्य रूप से परिवर्तन आए हैं, वो जो साहित्य से हमें जानकारी मिलती है, विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन आए, उनके बाद वहाँ से निकाल कर जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। छोटे छोटे जैसे कि हम बताए थे कि ऋग्वेद काल में यहाँ से देख लेते हैं जन के बारे में। जैसे ऋग्वेद काल में जन जो थे, जन मतलब छोटे छोटे राज्य के रूप में जो विकसित हुए थे, जो कि पूरे भारतवर्ष में आर्य के क्षेत्र में फैले हुए थे। वहाँ ऋग्वैदिक का काल समाप्त होते होते और उत्तर वैदिक काल का आरंभ होते होते वहाँ जन जो है जनपद में बदल गए। इसका मतलब ये हुआ कि जन जनपद में बदले उत्तर वैदिक काल में ही आकर। तो उसमें जनपद का मतलब ये बोला गया कि मतलब जन जो है विभिन्न प्रकार के विभिन्न जो जन होते थे वो मिलकर, दो जन या तीन जन मिलकर एक बड़ा क्षेत्र का निर्माण करते थे जिसको जनपद बोला जाता था। और विभिन्न तरह के जनपद का उदय हुआ वहाँ से उत्तर वैदिक काल में। और उसके बाद जनपद के बाद फिर अब आप उत्तर वैदिक काल के बाद अगर देखेंगे वैदिक को, जिसको वैदिक उत्तर काल बोला जाता है, उसमें आकर फिर जनपद जो है महाजनपद में बदल जाते हैं, जो कि आगे जाकर भारतवर्ष में 16 महाजनपद के रूप में उदय होता है। तो यहाँ हम लोग वैदिक उत्तर वैदिक साहित्य से जो जानकारी मिलती है उसके बारे में देख लेते हैं। राज्य के बारे में, राजनीतिक संगठन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या हुआ उसमें परिवर्तन। मुख्य रूप से छोटे छोटे जो जन थे उनको मिलाकर जनपद में मतलब बदल गए, मिल गए या कुछ अपना विस्तार कर लिए। इसमें पहला बार देखा गया जैसे कि एक पुरु जनपद था और एक भरत जनपद था। ये भरत जनपद के बारे में हम बताए थे कि इसका राजा सुदास था। और एक पुरु जनपद, जनपद नहीं जन था, और एक भरत जन था। वो दोनों मिलकर एक कुरु जनपद का निर्माण किए थे। तो ये थोड़ा सा राज्य का विस्तार हुआ जिसके वजह से नाम में बदलाव हुआ। और कुछ जन जो थे वो मिलकर मतलब बनाए थे ये जनपद। ठीक है। राष्ट्र, इसमें पहला बार राष्ट्र शब्द का निर्माण हुआ था। मतलब राष्ट्र शब्द, किसी राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का पहला बार प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में ही माना जाता है। ठीक है। पहला बार मतलब जैसे कि कुरु राष्ट्र हो गया। और जो मतलब एक जनपद जो जनपद का जो विकास हुआ था उसका संचालन भी जन की तरह ही चलता था। विभिन्न तरह की जो समितियां होती थी वैदिक काल में, वो उत्तर वैदिक कालीन राज्य में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि हम बताए थे कि ऋग्वैदिक काल में विद्वत और सभा और समिति थी। तो इसमें कुछ जो संस्थाएं थी उनका महत्व जो था, चूंकि
गिर चुका था, और कुछ संस्थाएं जैसे वित्त जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था ऋग्वेद काल में माना जाता है उसको समाप्त कर दिया गया था। सभा और समिति का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनका महत्व बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका था, क्योंकि सभा और समिति का नियंत्रण ऋग्वेद काल में राजा पे होता था, लेकिन अभी नियंत्रण जो है नियंत्रण खत्म हो गया था सभा और समिति का, ठीक है, राजा पे। मतलब यहाँ संस्थाएं जो विभिन्न प्रशासन से संबंधित विभिन्न तरह के संस्थाएं जो बनाई गई थी ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में, वो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में आते आते उनका महत्व में मतलब गिरावट हो गया, और बहुत जैसे सावर समिति का राजा पे नियंत्रण समाप्त हो गया। ये समितियां थी, ये संस्थाएं थी, लेकिन इनका महत्व बहुत कम हो गया, ठीक है। मतलब कि धीरे धीरे जो था वो राजा अपने हाथों में मतलब पूर्ण रूप से प्रशासन लेना चाहता था, या केंद्रीकृत प्रशासन की विकास करना चाहता था, जिसके वजह से ये हुआ था। इसमें देखा जाता है कि जो राष्ट्र का विकास हुआ था या जनपद का जो विकास हुआ था, इसमें देखा जाता है अलग अलग जो दिशाओं में राजा का नाम अलग अलग रूप में लिया जाता था। जैसे कि उत्तर में जो राज्य थे या जनपद थे, उनके राजाओं को क्या बोला जाता था, सब जगह राजा नहीं बोला जाता था, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के नाम दिए गए थे राजाओं को। जैसे कि उत्तर में दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा, विराट, उत्तर में विराट बोलते थे जनपद काल में, और पश्चिम में सौराष्ट्र बोलते थे, ठीक है, राजा को सौराष्ट्र बोलते थे, और ये मिलेगा आपको। और फिर दक्षिण में भोज बोलते थे, और पूरब में सम्राट बोलते थे, अशोक सम्राट इसी के अंतर्गत आते थे। और मध्य प्रदेश जो था, यहाँ राजा बोलते थे। तो ये मैप बनाकर एक समझाने की कोशिश की है मैंने, जैसे कि ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम में पूरब, ये मध्य हो गया, इतना तो समझ रहे होंगे। उत्तर में विराट, पश्चिम में सौराट, दक्षिण में भोज, पूरब में सम्राट, और मध्य में राजा। ये राजाओं का नाम होते थे उस टाइम में, मतलब दिशा के अनुसार जिस दिशा में उनका राज होता था वहाँ नाम लिया जाता था राजा का। एक चीज देख लिए ये। अगला देख लेते हैं कि जो विभिन्न वेदों और उपनिषदों में राजाओं का नाम मिलता है। मतलब जिन बहुत सारे जो जनपद हुए थे उनके राजाओं का नाम का उल्लेख और उनके प्रशासन के बारे में, और विभिन्न तरह के राजनीतिक जानकारी जो है, विभिन्न वेद, जो वेद हैं, तीन वेद मुख्य रूप से माना जाता है कि यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनसे जो जानकारी मिलती है और उपनिषद से जो जानकारी मिलती है, ये राजाओं के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि एक अथर्ववेद में परीक्षित एक राजा थे, उनके बारे में जानकारी मिलती है। परीक्षित जो एक राजा थे, मतलब जितने भी राजाओं से संबंधित जितने भी जानकारियाँ थी वो उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य थे या वेद थे या उपनिषद थे, उनसे जानकारी हमको मिलती है। तो शुरू में बता चुके हैं, राज्यभिषेक तो शुरू में ऋग्वैदिक काल से ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन उत्तर वैदिक कालीन आते आते एक यज्ञ के रूप में इसको राज्यभिषेक यज्ञ के द्वारा संपन्न कराया जाने लगा, जिसको राजस्यु यज्ञ बोला जाता था। राजस्यु यज्ञ के द्वारा ही मतलब राज्यभिषेक कराया जाता था राजा का। इसमें राजस्व यज्ञ के द्वारा राज्यभिषेक होता था, और अपने रत्निन जो उत्तर वैदिक कालीन में जो भी अधिकारी हुए या और इस वैदिक कालीन में राजा के जो मुख्य मुख्य पदाधिकारी होते थे, उनको एक नाम अलग दिया जाता था, रत्निन बोला जाता था। ये क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछता है कि रत्निन वैदिक काल में रत्निन किनको बोला जाता था। तो राजा के जो प्रमुख और मुख्य पदाधिकारी होते थे प्रशासन से संबंधित, उन्हीं को रत्निन बोला जाता था। उनके प्रति सम्मान दिखाता था राज्याभिषेक के टाइम, और आज ये आशा करता था कि मतलब हमारा शासन चलाने में रत्निन हमारे पूर्ण रूप से सहयोगी और सहायता करेंगे हमारा, ठीक है। राज्याभिषेक होता था राजस्व यज्ञ के द्वारा। रत्निन के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा के उच्च पदाधिकारी होते थे, मुख्य रूप से 12 बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में। राजा के उच्च पदाधिकारी को रत्निन बोला जाता था, जिसमें मुख्य रूप से एक सेनानी होता था। सेनानी मतलब कि उसका प्रधान जो सहायता देने वाला पदाधिकारी था राजा का, उसको सेनानी बोलते थे। उसके बाद पुरोहित आता था।
पुरोहित मतलब कि वही ब्राह्मण जो धार्मिक कर्मकांड यज्ञ वगैरह जितने कराते थे वो होते थे। तीसरा होता था युवराज होता था, युवराज। युवराज का मतलब कि राजा का लड़का को युवराज बोलते हैं। महिषी चौथे नंबर पे एक रत्नीन के रूप में जाना जाता था। ये मतलब महारानियाँ होती थी, महारानियाँ। मतलब कि जो भी राजा की पत्नियां होती थी उनको महिषी बोला जाता था। और सूत एक था, रथ को हाँकने वाला जो होता था, मतलब राजा के रथ को जो चलाता था उसको सूत बोला जाता था। संग्रहिता था, राजस्व एकत्रित करता था। राजस्व का इसमें उल्लेख आ जाता है उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में, चूँकि राजा राजा के द्वारा कर का वसूले जाने लगा, जो कि मतलब स्वेच्छा से पहले दिया जाता था, कर के रूप का कोई वर्णन नहीं था ऋग्वेद काल में। इस काल में आते आते राजस्व जो थे, राजस्व वो राजा के द्वारा वसूले जाने लगे। राजस्व जो थे मतलब, और दो यज्ञ कराए जाते थे मुख्य रूप से, यज्ञ के बारे में हम लोग देख लेंगे बाद में। अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ठीक है। कर वसूला जाने लगा राजा के द्वारा राज्य के प्रशासन चलाने के लिए या आर्थिक गतिविधि को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए कर कर का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक कालीन में। उसको बलि या शुल्क बोला जाता था उत्तर वैदिक कालीन में। बलि 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 या शुल्क बोला जाता था, ठीक है। कर के रूप में जो वसूला जाता था वो बलि या शुल्क बोला जाता था। राजा जो था न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, जो कि मतलब पुरोहित जो ब्राह्मण थे उनके दरबार में उनकी सहायता से न्याय करता था। लेकिन सर्वोच्च पदाधिकारी राजा को ही था, मतलब उत्तर वैदिक कालीन न्याय के से संबंधित। अस्थाई सेना नहीं था, उत्तर वैदिक काल में भी अस्थाई सेना नहीं था। सेना जो था अस्थाई था, मतलब कि जब युद्ध होता था तो मतलब सेना की व्यवस्था की जाती थी। और जो उनसे संबंधित गांव में ऐसे मतलब प्रधान होते थे जो कि मतलब सेना अपना रखते थे, और युद्ध पड़ने पे उनकी उनको मतलब पैसा दिया जाता था और उनको बुलाया जाता था युद्ध के लिए। बाकी समय में, खाली समय में वो अपने घर वापस चले जाते थे। उसको ही अस्थाई सेना बोला जाता है। राज से संबंधित यही चीजें हैं। मतलब कि किस तरह से प्रशासन चलता था, क्या क्या, मतलब एक रूपरेखा समझ लिए आप लोग। अब हम लोग थोड़ा सा सामाजिक जीवन के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। सामाजिक जीवन किस तरह से था उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति में, ठीक है। सामाजिक जीवन जो था, कहा जाता है कि बहुत तरह के परिवर्तन आए उत्तर वैदिक काल में। जो परिवर्तन आया था, मुख्य रूप से सामाजिक परिवर्तन जो था उसमें दो तीन तरह के निकल के सामने है सामाजिक परिवर्तन। धार्मिक कर्मकांड बढ़ गए, धर्म में पढ़ लेंगे वो तो। स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय हो गई, और सभा और बिद्दत में जो भाग लेती थी उनमें भाग लेने पर रोक लगा दिया गया। बाल विवाह का प्रचलन आ गया फिर से। सती प्रथा का तो प्रमाण नहीं मिला है यहाँ से, लेकिन बहुत तरह के मतलब प्रतिबंध लगा दिए गए स्त्रियों पे। और दूसरा पहला चीज तो सबसे बड़ी चीज जोड़ कर देखा जाता है कि सामाजिक जीवन का जो आधार था वो तो ऋग्वेद काल में ही वर्णाश्रम, जिस जो वर्ण के आधार पर समाज को बांटा गया था, वो इसमें आकर और ज़्यादा कठोर हो जाता है। कुछ नियम और कुछ विधियां आ जाती हैं जिसकी वजह से ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो था और ही प्रखर रूप में सामने देखने को मिलता है यहाँ पे। सामाजिक जीवन का आधार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। इनको द्विज बुलाया, ठीक है। स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी, और जिसमें कि बताया गया था कि वेद का अध्ययन जो है, एक आप लोग देख लीजिए, ये देख लीजिए स्त्रियों की जो दशा थी। एक उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद उपनिषद है एक, जिसमें एकलव्य गार्गी संवाद का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्त्रियां जो है शिक्षा संबंध में शिक्षा वेद अध्ययन या शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकती थी।
और सभा बिदत में विभाग पे रोक था स्त्रियों का। और बाल विवाह जो था बहुत ही ज़्यादा मतलब ये हो गया, बाल विवाह का प्रचलन आया। एक गोत्र गोत्र आप जान लीजिए, गोत्र का एक प्रचलन आया, मतलब कि गोत्र उसको बोलते हैं कि जहाँ पे पूरे किसी कुल का पूरे गोधन समूचा गोधन जहाँ जिस स्थान पे रहते हैं उसी को गोत्र बोला जाता है। लेकिन बाद में इस स्थान को ना लेकर किसी व्यक्ति विशेष या पुरुष से जोड़कर बताया गया कि इस पुरुष से जन्मे हुए ये कुल जो है इस गोत्र से संबंधित है। तो मतलब इसी तरह से एक गोत्र की परंपरा स्टार्ट हुई जो अभी तक चल रहा है हमारे धर्म में, जो कि बताया गया कि मतलब कि गोत्र तय किए गए, अलग अलग गोत्र तय किए गए। और गोत्र समान गोत्र में विवाह की जो परंपरा थी, विवाह संस्कार था, उस पर रोक लगा दिया गया। और गोत्र मतलब वही गोधन जो होते हैं एक कुल के, जिस जिस स्थान पे रहते हैं उनको ही गोत्र बोला जाता है। समूचे कुल का जो गोधन होता था, यही गोत्र परंपरा भी उत्तर वैदिक काल में सामने आया था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा इसमें देखा है बात होती है कि व्यक्तियों के जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए या अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्था करने के लिए 4 आश्रम में विभाजित किए गए थे पूरे आदमी की ज़िंदगी को, जीवन भर के जन्म से लेकर मृत्यु तक 100 वर्षों में जिसमें बांटा गया था। 100 वर्ष लिए गए थे एक व्यक्ति के जीवन को, जिसको 4 भागों में बांटा गया था। और अलग अलग भाग में अलग अलग नियम तय किए गए थे और अलग अलग विशेषताएं थी उनकी, उसी को आश्रम व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। आश्रम का मतलब होता है श्रम करने के बाद जो विश्राम किया जाता है, उसको ही आश्रम बोला जाता है। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया था इसको। पहला भाग इसमें पहला भाग जो था 4 भागों में बांटा गया था, इसमें पहला भाग ब्रह्मचर्य आश्रम था। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब कि अ, किसी भी बालक का जन्म होता था उसके बाद कुछ संस्कार होते थे, और 8 या बोला जाता है कि ब्राह्मण का 8 वर्ष, क्षत्रिय का 12 वर्ष और वैश्य का 16 वर्ष के उम्र में किसी लड़के का एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, जिसको हम लोग जनेऊ के रूप में जान सकते हैं, जनेऊ होता है। उपनयन संस्कार के बाद मतलब ये ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता था कोई जो लड़का या बालक होता था। उसमें ये होता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम में ये होता था कि मतलब वो किसी ब्रह्मचारी के स्वरूप में शिक्षा को ग्रहण करेगा। और आश्रम व्यवस्था में ये बहुत ही कठोर माना गया है। ये मुख्य रूप से वेदों के अध्ययन, विभिन्न प्रकार के जो साहित्य से संबंधित बातें थी उनको जानने के लिए और ज्ञान अर्जित करने के लिए इस उम्र को तय किया गया था, जो कि माना गया है कि 1 से लेकर 25 वर्ष तक ये काल रहता था। किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर 1 से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में जाना जाता था। उसके बाद आता था गृहस्थ आश्रम। 25 वर्ष के बाद जो ज्ञान और साहित्य, जो वैदिक साहित्य थे और वेदों का अध्ययन करने के बाद, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद जो व्यक्ति होता था वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। गृहस्थ आश्रम का मतलब कि उसका वहाँ से फिर विवाह संस्कार के बाद वो अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करता था। इसमें 3 काम मुख्य रूप से बताए गए थे कि 3 ऋण जो है, 3 ऋण से उसको मुक्ति पाना होता था। एक बताया गया था ऋषि ऋण, दूसरा बताया गया था पितृ ऋण और चौथा बताया गया था देव ऋण। तो ये 3 ऋण, देव ऋण जो थे उसमें मुख्य रूप से ऋषि ऋण तो मतलब कि गुरु के अध्ययन की वजह से वो मिल जाता था, लेकिन जो देव ऋण है उसमें यज्ञ कराए जाते थे विभिन्न प्रकार के गृहस्थी जीवन में, जो कि 25 से 50 साल के वर्ष के उम्र में यह संपन्न होता था गृहस्थ आश्रम। इसमें विभिन्न प्रकार का यज्ञ करा के विभिन्न तरह के ऋण से मुक्ति की प्राप्ति होती थी।
और वानप्रस्थ का मतलब होता था कि वानप्रस्थ में वानप्रस्थ में चले जाते थे, फिर गृहस्थ आश्रम के बाद 50 के बाद 75 तक वानप्रस्थ वर्ष को माना गया है, जिसमें बोला जाता है कि भौतिक जिंदगी से थोड़ा सा तटस्थ रह के लौकिक जिंदगी से तटस्थ रह के पारलौकिक जिंदगी का जीवन के तरफ उन्मुख होना, लेकिन समाज में रहते हुए सामाजिक जीवन जीते हुए पारलौकिक जीवन को समझने के प्रयास करना ही वानप्रस्थ के रूप में जाना जाता है। और संन्यास का मतलब कि पूर्ण रूप से त्याग करना भौतिक जीवन को, और गृहस्थ जीवन जितने भी मतलब समाज से या परिवार से जुड़े हुए भौतिक तथ्य थे उनसे पूर्ण रूप से अपने आप को मुक्त करना और त्याग करना, और पूर्ण रूप से संन्यास के रूप में ईश्वर का आराधना करना, जो कि 75 से 100 साल के उम्र में होता था वानप्रस्थ, वान संन्यास। ठीक है, ये थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा आर्थिक जीवन के बारे में। आर्थिक जीवन जो था कृषि, पशुपालन, उद्योग और व्यापार, 4 ही चीज पे आधारित था, जिसमें कि कृषि को यहाँ ऋग्वैदिक काल में हम बताए थे कि पशुपालन मुख्य रूप में उभर कर सामने आता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का खोज जो हो चुका था और आर्यंस द्वारा लोहे का उपयोग कृषि कार्य के लिए किया जाने लगा था, इसमें कि बहुत ही ज़्यादा उत्पादन हुआ है और कृषि प्रधान मतलब आर्थिक व्यवस्था हो गई थी। कृषि प्रधान आर्थिक जीवन जीने लगा था यार। उद्योग में वही शिल्प थे और विभिन्न प्रकार के हथकरघा उद्योग था। व्यापार में मतलब समुद्री व्यापार का ज्ञान हो चुका था, जो कि इसमें वर्णन मिलता है। इसी 4 चीज़ों पर आधारित था आर्थिक जीवन। आगे हम लोग देख लेते हैं, या धार्मिक जीवन के बारे में कुछ देख लेते हैं। धार्मिक जीवन में बोला जाता है कि मतलब 3 रूप से मुख्य रूप से परिवर्तन आए थे धार्मिक जीवन में। धार्मिक जीवन में ये हुआ था कि आराधना करने की रीति में परिवर्तन आ गई थी और विश्वास में भी परिवर्तन आ गया था। आराधना करने की रीति का मतलब कि कर्मकांड और जैसे श्लोकों का उच्चारण या वैदिक वेदों का पाठ करना, ये तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज और आया कि कर्मकांड और जो यज्ञ संबंधी कर्मकांड थे उनको बढ़ावा मिला इसमें, और धर्म से जोड़कर बहुत ही ज्यादा इसमें देखा जाने लगा। और विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न अलग अलग तरह कार्यों के लिए अलग अलग तरह के विशेष प्रकार के यज्ञ कराए जाने लगे, जो कि पुरोहित करते थे और उनका सामान बढ़ा, और शासक वर्ग कराते थे और पुरोहित के देख रेख में ये यज्ञ होते थे। यज्ञ का मतलब विशेषता मुख्य रूप से सामने आया धार्मिक जीवन में उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ से संबंधित जिसमें पूछा जाता है, देवताओं के रूप में पूजा जाता था, जैसे प्राकृतिक पूजा, धरती के पूजा और जल के पूजा के रूप में देवताओं की पूजा होती थी, लेकिन यज्ञ संबंधी जो कर्मकांड थे वो बहुत ही बढ़ चढ़ कर सामने आया इसके धार्मिक जीवन में। 3 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं इनमें। एक था गृह कर्मी कर्मणी, दिखाई दे रहा होगा, गृह कर्मणी। दूसरा था अवसरों और त्योहारों पे जो होता था, मतलब जो घर के मतलब परिवार जो कराता था उसको गृह कर्मणी यज्ञ बोलते थे। दूसरा अवसरों और त्योहारों पे जो होता था, विभिन्न अवसरों और त्योहारों पे जो होता था यज्ञ, उसको वही अलग एक दूसरा यज्ञ था। और तीसरा एक महायज्ञ था, जो कि बहुत दिनों तक चलता था और बहुत खर्चे होते थे इसमें। इसमें मुख्य रूप से जो यज्ञ आते हैं, अग्निहोत्री यज्ञ एक होता था, एक राजसूय यज्ञ होता था, तीसरा अश्वमेध यज्ञ होता था, चौथा वाजपेयी यज्ञ। विभिन्न प्रकार के यज्ञ होते थे, कुछ यज्ञ के बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो धार्मिक जीवन से जोड़कर यज्ञ के बारे में देखा जाता था इसमें, जैसे कि यहाँ आ जाइए, जैसे कि राजसूय युग 3 बता देते हैं हम इसमें। यज्ञ तो राजसूय यज्ञ जो था, ये मुख्य रूप से जब राज्यभिषेक राजकुमार का राज्यभिषेक किया जाता था, राज्यभिषेक 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 जब किया जाता था तो राजसूय यज्ञ होता था। और अश्वमेध यज्ञ, उसको ये बहुत बड़ा यज्ञ था, ये प्रधान यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में होता था कि बहुत दिनों से तैयारी होती थी, बहुत सारे राजा या उनके अधिकारी इसमें भाग लेते थे।
बहुत ही बड़ा सामूहिक आयोजन होता था इसमें, बहुत सबसे ज़्यादा खर्चा होता था और बहुत दिनों तक चलता था। इसमें लास्ट में क्या होता था कि मतलब घोड़ा शक्ति प्रदर्शन के लिए, राजा का शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था और कोई कोई ही कर पाता था इसको। विभिन्न तरह के बलि दिए जाते थे, घोड़ों का, गाय भैंसों का, इस टाइप के बलि दिए जाते थे और ये मुख्य रूप से शक्ति प्रदर्शन से संबंधित अश्वमेध यज्ञ था। रासु यज्ञ, राज्याभिषेक होता था तब कराए जाते थे। वाजपेयी यज्ञ भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही से संबंधित था। ये तीन मुख्य रूप से जो यज्ञ थे, यही धार्मिक जीवन से जोड़कर देखे जाते हैं और राजा का विभिन्न तरह के यज्ञ होते थे और मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते थे। घर के लोग जो कराते थे, अवसरों और त्योहारों पर सामूहिक जो यज्ञ होते थे, और तीसरा महायज्ञ जो होता था। ठीक है, एक देख लेते हैं हम लोग। अब ये हो गया, यहाँ आ जाइए आप लोग, यहाँ कुछ चीज़ें छूट गई थी, हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि ना ना यहाँ ठीक है। ये हो गया उत्तर वैदिककालीन सांस्कृतिक, सामाजिक, आश्रम व्यवस्था, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और राजा का जो व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था जो था, उसको हम लोग समझ लिए। ठीक है, यहाँ हम लोग एक बार और एक चीज देख लेते हैं। जो उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति जब समाप्त होती है 600 ईसा पूर्व के आसपास, जब उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति समाप्त होती है या वेदों से जो जानकारी मिलना समाप्त होता है, उसके बाद एक काल आता है, मतलब वेदों वेदों का ही जो नॉलेज था उसको और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, और उसके विधियां जो थी और संस्कृति जो वेदों के द्वारा विकास किया गया था पूरे भारतवर्ष में, और जो कि ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति और सभ्यता में देखने को मिलता है, राज से लेकर नागरिकों पे उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। ना कि धार्मिक जीवन पे ही, पूरे सामाजिक और आर्थिक जीवन को भी पूर्ण रूप से वेद प्रभावित करते थे। वेद के जो ज्ञान थे और जो मतलब श्रुति साहित्य थे, उन्हीं पे आधारित पूरा समाज चलता था। लेकिन एक उसके बाद भी मतलब उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति के बाद उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए और ज़्यादा मजबूती से उस ज्ञान को समाज में विस्तारित करने के लिए एक सूत्र काल आया। सूत्र काल उसको मानते हैं कि उसमें कुछ सूत्र साहित्य की रचना की गई। ठीक है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसमें मुख्य रूप से वेदांग आते हैं। वैदिक साहित्य 6 अंग जो है, मतलब वेदांग एक की रचना की गई। ठीक है, उसी को सूत्र काल बोला जाता है। वेदांग में भी वेदों का ही नॉलेज है और विभिन्न प्रकार के वेदांग है जो कि सूत्र काल से संबंधित किए जाते हैं। सूत्र साहित्य की रचना हुई और उसी में वेदांग आते हैं। वैदिकोत्तर साहित्य जिनको बोला जाता है, वेदांग आते हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी, एक पाणिनि जो थे व्याकरण विद्वान थे।